हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा कहती हूं जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मार्क्स स्कोर करना जरूरी है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर जस्ट सिमुलेशन ऑफ व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो जरूर आप कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करें। चलिए मैं क्विकली आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन एल नीनो और एल नीनो मोदोकी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बीच में वो वीडियो भी दिखाऊंगी जहां पे YouTube पे हमने ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कवर किया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पाम ऑयल पे है। रिसेंटली पाम ऑयल न्यूज में रहा है, दैट इज व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। चौथा क्वेश्चन आपका स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो सारी स्ट्रेट्स प्रिपेयर करके भी इसको आंसर कर सकते हैं, वरना मैं आपको सारे मैप्स एनीवे यहाँ पे दिखाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में। FAO क्या कहता है, व्हाट आर द 3 बेसिक पैरामीटर्स फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए क्विकली मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है कि कन्वेंशनल एल नीनो और एल नीनो मोदोकी। कन्वेंशनल एल नीनो में वो कह रहे हैं कि वार्मिंग होती है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। दूसरा एल नीनो मोदोकी में वार्मिंग होती है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, और ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में होती है कूलिंग। तो यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, पढ़िए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पता होगा दोनों ही जो आपके स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। सो आप चाहें तो इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कोशिश की है कि विद इन 2.5 आवर्स एल नीनो मोदोकी, ला नीना मोदोकी, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन, बॉम्ब साइक्लोन, जेट स्ट्रीम्स, प्रेशर बेल्ट्स हमने क्विकली कवर किए हैं। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी आपको यहाँ से, तो आप चाहें तो इस लेक्चर को देख सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत मदद मिलेगी, राइट? बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी इस लेक्चर की आपके प्रिपरेशन में। चलिए एक्सप्लेनिंग द इंटायर थिंग, मैं आपको बहुत बेसिक से समझाती हूँ। देखिए, कहीं पर वार्म वाटर होता है और कहीं पे कोल्ड वाटर होता है। आपने ध्यान रखना है, जहां भी वार्म वाटर होगा हमेशा ही वहां लो प्रेशर होगा, जहां कोल्ड वाटर होगा हमेशा हाई प्रेशर होगा। देखिए, वार्म वाटर में लो प्रेशर होगा तो हवा बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये हवा मॉइस्चर से भरी हुई है बिकॉज वाटर बॉडी के ऊपर है, तो क्या होगा, हवा ऊपर जाके मॉइस्चर लेडन हवा जो है कंडेंस होगी, वहां पे बादल बनेंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। इसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर पे हवा हमेशा डिसेंड करेगी, यहाँ रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां भी लो प्रेशर होगा हमेशा ही वहां क्या होगी, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, और जहां हाई प्रेशर होगा, कोल्ड वाटर होगा, वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट अपवेलिंग का। अब ना एक बहुत सिंपल चीज समझिए, जब वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो जाएगा। अब इस वॉइड को भरने के लिए क्या होता है, जो डेप्थ से पानी है वो ऊपर की तरफ आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाती हूँ। आप मान लीजिए कि एक जगह ट्रॉपिक्स है और एक जगह पे पोल्स है। तो पोल्स पे वाटर बीइंग डेंसर, कोल्ड वाटर है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, राइट, पानी जो है नीचे डिसेंड करेगा। अब जब पानी नीचे डिसेंड किया तो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो गया। अब इस वॉइड को भरने के लिए ट्रॉपिक से पानी यहाँ पे आता है, लेकिन जब ट्रॉपिक से पानी यहाँ आया, यहाँ पे भी वॉइड क्रिएट हो गया। इस वॉइड को भरने के लिए डेप्थ से पानी ऊपर की तरफ आता है, इसको अपवेलिंग ऑफ वाटर कहते हैं। और जो डेप्थ से पानी आएगा, ऑब्वियसली सूरज की इतनी किरणें इतनी डेप्थ तक जाती नहीं है, तो वो हमेशा कोल्ड वाटर होता है। और कोल्ड वाटर अपने साथ हमेशा न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा कुछ लेके आता है। जहां भी ये डेप्थ से पानी ऊपर की तरफ आता है, कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आता है, न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिशिंग जोन्स माने जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे, जब भी कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये मैकेनिज्म हो रहा है। और क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं पे वॉइड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपका पूरा का पूरा एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोदोकी, ये सारा कुछ जो है पैसिफिक ओशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान दें, पैसिफिक ओशन की यहाँ पर बात हो रही है, और यहाँ पे 2 जगह का प्रेशर आप कंपेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ वार्म वाटर है, कोल्ड वाटर है, और सदर्न अमेरिका के पास। तो होता क्या है, मैंने आपको एक सबसे जो अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको बताया कि कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है, अपवेलिंग हो रही है। दोबारा दिखा देती हूँ, राइट। ये बेसिकली कहां पे हो रहा है, ये सदर्न अमेरिका के पास पेरुवियन करंट के पास हो रहा है कि कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब जहां भी कोल्ड वाटर आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, वहां पे क्या होती है, अपवेलिंग होती है,
राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो कोल्ड वाटर है यहां पे क्या प्रेशर होगा, अगर ये कोल्ड है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था जहां भी कोल्ड वाटर होगा वहां हमेशा हाई प्रेशर होगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसके कंपैरिजन में अब देखो हमें जो चीज पता होनी चाहिए, राइट, हमें ऑस्ट्रेलिया के पास का भी जोन चाहिए। तो होता क्या है, जब भी हम पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, ये है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। देखा गया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पानी यहां पर जब आता है इट इज वार्मर। अब वार्मर क्यों है, बिकॉज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट मतलब नियर बाय टू द इक्वेटर वार्म वाटर। इक्वेटोरियल करंट का पानी यहाँ पे बहुत तेजी से आ रहा है। अब बहुत तेजी से क्यों आ रहा है, नॉर्मली भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर ट्रेड विंड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। आप देखिए ट्रेड विंड्स इस इक्वेटोरियल वाटर को लेते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास आ रही है। सो बेसिकली होता क्या है, ये सारा वार्म वाटर कम्स टूवर्ड्स द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और इसको आप बोलते हो वेस्टर्न पैसिफिक पूल। तो वेस्टर्न पैसिफिक पूल कब आएगा बहुत ज्यादा, जब आपकी ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग होंगे, अपने साथ पानी ले आएंगे। ठीक है, तो आपने जो तीसरी चीज याद रखनी है वो आपने याद रखनी है, वेस्टर्न पैसिफिक पूल बनता है, क्यों बनता है, जब भी आपकी ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, अपने साथ इक्वेटोरियल करंट का जो है पानी लेकर आ जाती है। अब जब भी यहाँ वार्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्टर्न पैसिफिक पूल होगा, तो यहाँ वार्म वाटर होगा। वार्म में कौन सा प्रेशर मैंने आपको बताया था, लो प्रेशर। ठीक है, अब इसको अपनी कंडीशंस में लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने जो है सबसे पहले ध्यान देना, हमने स्टैंडर्ड कंडीशन समझनी है कि दुनिया में नॉर्मली क्या हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशंस में यहां पे आपकी कोल्ड करंट आ रही है, अपवेलिंग हो रही है, राइट, नीचे से ठंडा पानी आ रहा है, तो यहां पे आपका होगा कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का मतलब है हाई प्रेशर, राइट। और ऑस्ट्रेलिया के पास क्योंकि वार्म पैसिफिक पूल है, ट्रेड विंड्स के साथ गर्म पानी आ रहा है, यहां पे होगा वार्म वाटर, यानी यहां पे होगा लो प्रेशर। ये है अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कंडीशंस जब और स्ट्रांग हो जाएंगी, यानी कि ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी और ज्यादा पानी यहां पे आएगा, तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इस स्ट्रांग कंडीशन को आप कहते हो ला नीना। ठीक है, अब ला नीना के समय क्या होगा, आपको पता है लो प्रेशर है, राइट। लो प्रेशर में क्या होता है, हवा ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, राइट। और उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर पे क्या होता है, हमेशा हवा डिसेंड करती है, यहां पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। तो यहां पे क्या हो रहा है, वार्मिंग कहां पे हो रही है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बहुत ज्यादा वार्मिंग हो रही है। ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। तो ला नीना की कंडीशन में वेस्टर्न पैसिफिक में जो है बहुत ज्यादा वार्मिंग होती है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। इसका उल्टा होगा एल नीनो में। एल नीनो में ये कंडीशंस जो हैं वीक हो जाएंगी, यानी कि ट्रेड विंड्स आपकी वीक हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान देना कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ट्रेड विंड्स यहां आनी चाहिए थी लेकिन वीक हो गई हैं। अब ट्रेड विंड जो है बहुत स्ट्रांगली यहां नहीं आ रही। अब यहां नहीं आ रही, वार्म वाटर इस तरफ नहीं आ रहा, तो कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, राइट। तो हुआ क्या, जब वार्म वाटर इस तरफ गया, राइट, पहली चीज क्या हुई कि यहां पे क्रिएट हो गया वॉइड। अब इस वॉइड को भरने के लिए यहां से कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आ गया। अब क्या हुआ, कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, तो यहां पे आ गया आपका कोल्ड वाटर, यानी कि यहां था हाई प्रेशर। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ गई नहीं, तो अब कहां होंगी, साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास, तो यहां पे हो जाएगा आपका वार्म वाटर, यानी कि यहां पे होगा लो प्रेशर। तो वीक क्या होगा, जब आपकी कंडीशंस वीक होंगी तो वो ला नीना हो जाएगा। और यहां पे वार्मिंग कहां होगी, यहां पे वार्मिंग होगी ईस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, क्वेश्चन देखें दोबारा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एल नीनो में ईस्टर्न पैसिफिक में वार्मिंग होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए एल नीनो मोदोकी में आते हैं। अब एल नीनो मोदोकी में एक बहुत स्ट्रेंज चीज होती है, राइट। मैंने आपको बताया कि एल नीनो में पानी जो है जाना चाहिए था टू दी साउथ अमेरिकन कोस्ट, है ना, लेकिन अब कुछ और होता है। मैं आपको दिखाती हूं क्या होता है। एल नीनो में नाउ व्हाट हैपेंस इज, सॉरी, एल नीनो मोदोकी में
ठीक है, पानी यहां से चल तो पड़ा लेकिन एंड तक नहीं पहुंचा, कहीं यहां बीच में ही रुक गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि वार्म वाटर जो एक्चुअली साउथ अमेरिका तक पहुंचना चाहिए था वो वहां पहुंचा नहीं, बीच में रह गया। यानी कि बीच में तो आपका क्या रह गया, वार्म वाटर रह गया, पहुंचा ही नहीं वहां तक। लेकिन पानी चलना तो शुरू हो गया था, यहां पे वॉइड तो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि इसको भरने के लिए एनीवे आपका कोल्ड वाटर तो आएगा ही। यानी कि अब ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे कौन सा वाला पानी है आपका, कोल्ड वाटर। ठीक है, अब वार्म वाटर जाना था, बीच में रुक गया, यानी कि मैक्सिमम वार्म नहीं हो पाया, तो इसके कंपैरिजन में ये फिर भी कोल्ड होगा। कोल्ड क्यों होगा, बिकॉज मैक्सिमम वार्म नहीं हो पाया, जो मैक्सिमम वार्म पहुंचना था वो बीच में रह गया। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो है इसके कंपैरिजन में, मिडिल के कंपैरिजन में ये रीजन क्या हो जाएगा, ये रीजन मिडिल के कंपैरिजन में कोल्ड हो जाएगा। यानी एल नीनो मोदोकी में वार्मिंग देखो कहां हो रही है, सेंट्रल पैसिफिक में, राइट। और कोल्ड कहां कहां है आपका, ये देखो वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न पैसिफिक। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि बारिश कहां होगी, तो बिल्कुल आपके पैसिफिक ओशन के बीचों बीच बारिश होगी, बिकॉज वार्मथ, लो प्रेशर कहां एग्जिस्ट कर रही थी, बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट कर रही थी। इनके कंपैरिजन में जो कोल्ड रीजन है वहां पे हमेशा ही हवा सिंक करेगी, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं, एल नीनो मोदोकी में क्या पढ़ा हमने कि बिल्कुल बीचों बीच जो सेंट्रल पैसिफिक है वहां वार्मिंग होगी, बाकी दोनों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न तरफ क्या होगी, कूलिंग होगी। इसीलिए दोनों चीजें जो है करेक्ट है। ठीक है जी, समझ में आया। लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट इस वीडियो को आप देखिए, बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, बहुत मदद करते हैं आपको आंसर करने में क्वेश्चंस। चलिए पाम ऑयल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो पहला पॉइंट कहता है पाम ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। पाम ऑयल इज यूज्ड फॉर लिपस्टिक, परफ्यूम्स एंड टू प्रोड्यूस बायोडीजल एज वेल। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली, राइट। ये दोनों करेक्ट है। येस, दे आर यूज्ड फॉर लिपस्टिक, परफ्यूम्स, दे आर यूज्ड फॉर बायोडीजल, लेकिन ये नेटिव नहीं है साउथ ईस्ट एशिया का। अब यहां पे गलती होने के चांसेस क्यों थे? सबसे पहली चीज, जब भी आप पाम ऑयल पढ़ते हो आप देखते हो साउथ ईस्ट एशिया से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। लेकिन ये नेटिव नहीं है वहां के, ये जो है अफ्रीका से नेटिव थे। ये जो है जब ब्रिटिशर्स के साथ जो है ये प्लांटेशन जो है साउथ ईस्ट एशिया शिफ्ट हुई हैं, तो नेटिव वहां की नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखें मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो मलेशिया, इंडोनेशिया से हो रहे हैं। तो नेटिव आपका यहां पे कीवर्ड था, आपको उसको ध्यान देना था। अभी क्यों न्यूज में है, बिकॉज रिसेंटली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल हैव कम टुगेदर टू फॉर्म एशियन पाम ऑयल अलायंस। तो एक और क्वेश्चन का भी आपका आंसर हो सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो एशियन पाम ऑयल अलायंस बना रही हैं, और इन कंट्रीज का जो है आप नाम याद रखेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है, आप ये रिवर्स कंसिडर कीजिए, व्हिच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 2 and 4। अब यहाँ पे ना एक जो गलती होने के चांस है, क्वेश्चन ये नहीं कहता, अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया बनाऊं, ईस्टर्न घाट्स, राइट, एंड वेस्टर्न घाट्स, क्वेश्चन ये नहीं कहता कि कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही है। क्वेश्चन कहता है कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से राइज करती है, वहां से शुरू होती है। तो ये चीज है जो हमें डेफिनेटली याद रखनी है। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं कि ईस्टर्न घाट की तरफ अगर रिवर जानी है तो वो सारी ही सही, राइट। इनमें से मैक्सिमम रिवर्स आप देखेंगे ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाएंगी, तो इसलिए आपने इस पॉइंट का ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ बेसिक दिखाती हूँ। ब्राह्मणी, लास्ट वीक अगर आपने प्रीमिक्स देखा है, वहां पे ब्राह्मणी वमसारा मैंने डिस्कस भी किया था। सो ब्राह्मणी रिवर जो है कुछ इस तरह से दिखती है हमें। सो बेसिकली क्या होता है, 2 रिवर्स है, सांक और साउथ कोयल, ये दोनों राउरकेला में मिलती हैं, एंड उसके बाद जो है इसका नाम क्या बन जाता है, आपका ब्राह्मणी बन जाता है। सो आप क्लैरिटी से देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न घाट से तो राइज नहीं हो रही, काफी ज्यादा दूर है ये ईस्टर्न घाट से। सिमिलरली सुब्रनेखा अगर आप देखें, ये भी रांची प्लाटू से शुरू होती है, अगेन फार अवे फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स।
तो बेसिकली ब्राह्मणी और सुब्रनेखा तो है ही नहीं। वंशाधारा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने आपको पिछली बार भी एक क्वेश्चन किया था कि ये किन दो स्टेट्स में डिस्प्यूटेड है, राइट। तो एक तो आपका आंसर यही आ जाता है कि उड़ीसा, एंड आप इस दूसरी स्टेट भी बताइए कि ये किस किस में डिस्प्यूटेड है अगर आपने नहीं देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको करेक्ट बताना है। 4 स्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, राइट, स्ट्रेट ऑफ टार्ट्रे, डार्डनलन स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड कर्ट स्ट्रेट। तो कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कर सकते हैं और आपका करेक्ट आंसर है 4th वाली आपकी स्ट्रेट सही है। मैं आपको दिखाती भी हूँ। स्ट्रेट ऑफ टार्ट्रे अगर आप देखें तो सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोत्सुक को जो है ये ज्वाइन करती है। सिमिलरली कर्ट स्ट्रेट अगर आप देखें सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को ये जो है ज्वाइन करती हैं, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया क्राइसिस बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रही है। नेक्स्ट आप देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट्स ब्लैक सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करती हैं, राइट। डार्डनलन स्ट्रेट्स टी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से कनेक्ट करती हैं, राइट। तो इनको आप याद रखिएगा, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में वो 2 मार्क्स दिला सकते हैं, व्हिच कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब कंजर्वेशन एग्रीकल्चरल के लिए वो 5 फीचर्स देते हैं कि इनमें से कौन से जो है कंजर्वेशन एग्रीकल्चरल में आते हैं, राइट। अवॉइड करना मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को, अडॉप्ट करना मिनिमम टिलेज को, अवॉइड करना कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन या क्रॉप रेजिड्यू को यूज करना सॉइल कवर के लिए, या फिर क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशंस करना। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूं, पर आप कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर यहां बनता है 2, 4 एंड 5, राइट। 2, 4 एंड 5। मैं आपको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर समझाती हूँ होता क्या है। अगर आप FAO की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो कहते हैं कि कंजर्व करना यानी कि मिनिमम चीजें जो है, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो। यहाँ पे इसके 3 फेसेस बताते हैं। पहला वो कह रहे हैं कि सॉइल डिस्टर्बेंस आपको मिनिमम करनी है ना, कि जो भी आप खुदाई करते हैं, जो भी ऐसी चीजें कर रहे हैं उनको मिनिमाइज करना है। दूसरा, हमेशा ही सॉइल का ऑर्गेनिक कवर हमें बचाना है, यानी कि हमेशा ही सॉइल कवर्ड होनी चाहिए बाय क्रॉप रेजिड्यू या कोई क्रॉप से, कि ऐसा नहीं खाली जमीन नहीं छोड़ेंगे। खाली जमीन क्यों नहीं छोड़ेंगे? मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लीव्स रख दिए या कोई छोटे छोटे प्लांट्स या क्रॉप रेजिड्यू रख दिया, कॉन्स्टेंटली वो डीकम्पोज होगा। अगर वो कॉन्स्टेंटली डीकम्पोज होता रहेगा तो खाद बनती रहेगी आपकी जमीन के लिए। तीसरा ये कहते हैं कि हम वेरीड क्रॉप्स लगाना चाहते हैं, राइट, डिफरेंट क्रॉप्स लगाना चाहते हैं। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझिए, मान लीजिए एक ही क्रॉप आप बार बार लगाते रहें तो वही क्रॉप जो न्यूट्रिएंट्स यूज करती है वही बार बार यूज होता रहेगा। लेकिन अगर आप वेरीड क्रॉप्स एक साथ लगाओगे तो हर तरह की क्रॉप जो है कुछ वेरीड न्यूट्रिएंट्स लेगी, जिससे कि कुछ चीजें रिप्लेनिश होंगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होंगे और कुछ यूज हो जाएंगे। तो एक बैलेंस बना के आप रख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आपके कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट मानी जाती है। इसीलिए अगर आप वापस आए सवाल पे, राइट, तो मिनिमम टिलेज पॉइंट था आपका कि आपने डिस्टर्ब नहीं करना सॉइल को, खुदाई ज्यादा नहीं करनी। दूसरा मैंने क्या बताया कि हमेशा क्रॉप रेजिड्यू या कुछ ना कुछ लैंड पे रहेगा जिससे आपकी डिकम्पोजिशन होती रहे, मैन्योर बनता रहे। और तीसरा क्या था कि क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉप जो है आप लगाते रहेंगे। तो ये 3 आपके फीचर्स थे। नाउ ये तो पॉइंट हो गया कि आपको एग्जैक्टली पता थी ये चीज, लेकिन अगर आपको मान लो कुछ भी नहीं पता था, आपका गिव अवे स्टेटमेंट था यहाँ 3rd। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आपको स्पेसिफिकली ये कभी भी नहीं कहेगी कि आप कोई स्पेसिफिक प्लांटेशन मत लगाइए। हाँ, वो ये बात करेगी कि एफिशिएंसी कैसे बढ़े, कंजर्वेशन कैसे हो ऑफ रिसोर्सेस। और 3rd वाला आप देखिए हर जगह था अपार्ट फ्रॉम सी। तो इवन इफ आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आप लॉजिकली आंसर कर सकते थे, लेकिन अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता है, राइट। और बिफोर आई लीव, कोई भी जो है आप पढ़ाई से पीछे मत हटिए। दिवाली पे मैंने जो आपको लेक्चर बताया है अभी, महा वीडियो जो ज्योग्राफी का है उसको जरूर देखें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर आप हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं और डिटेल में इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, सो दिवाली पे जो है आप इस कोड को यूज़ कीजिए, आपको एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि हर बार कुछ नया कंटेंट आपके साथ लेके आए, कुछ नई सीख लेके आए, सो दैट आप अपने लक्ष्य की तरफ जो है और बढ़िया पढ़ाई करके आगे बढ़ें। तो ओके दोस्तों, हैव अ सेफ दिवाली, बाय बाय।